हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेपो। देखिए गाइस, हमने आज जो डिस्कस करना है एपीयू का जो सिलेबस है, क्योंकि एपीयू का सिलेबस चेंज हो गया है। साथ के साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कैसे हम इस सिलेबस को एक महीने के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए अगर मैं प्री के सिलेबस की बात करूं, ठीक है, तो देखिए प्री में क्या पूछे जाने वाला है। तो देखिए, अगर मैं लॉ की बात करूं तो भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, उसमें से पूछे जाने वाले हैं ये पार्ट। ठीक है, जैसे कि प्रीलिमिनरी पूछा जाने वाला है सेक्शन 1 से लेके 3 तक। जनरल एक्सेप्शन पूछी जाने वाली है सेक्शन 14 से लेके 44 तक। ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड सेक्शन 63 से 99 तक। ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी सेक्शन 100 से 146। ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी जो सेक्शन 189, 190, 191, 194, और ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी सेक्शन 303 से 334। अब देखिए स्टूडेंट, अगर आप देखेंगे तो ये बीएनएस जो है, इसमें से ये कुछ पार्ट पूछे जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुराने लॉज नहीं पूछे जा रहे, पुराने भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आईपीसी में वही, जैसे कि प्रीलिमिनरी है 1 से लेकर 3 तक, तो यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन पार्ट है 1 से लेकर 5 तक वो पूछा जा रहा है। जनरल एक्सेप्शन की बात करें तो हम सेक्शन 6 से लेकर 52A तक पूछा जा रहा है। ठीक है, जनरल एक्सेप्शन अगर हम देखें 76 से लेकर 106 तक है। प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी सेक्शन 34 से लेकर 149। ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी सेक्शन 299 से लेकर 377। ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी 378 से लेकर 462। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम बीएनएस को कैसे कवर करेंगे। देखिए, जो भी हमारे जैसे बीएनएस में अगर सेक्शन 1 है जो कि शॉर्ट टाइटल एक्सेंट कमेंट्स में से रिलेटेड है, तो वो ही यहाँ पर किस सेक्शन में है आईपीसी में, इसका मतलब हम लिंक करके एक साथ ही अपना बीएनएस और आईपीसी को कवर करेंगे। ठीक है, इससे हमें क्या है, एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। और सबसे ज्यादा फोकस हम कहाँ करेंगे, चेंजेस कहाँ पर आए हैं। ठीक है, ऐसी क्या चीज थी जो आईपीसी में नहीं थी और बीएनएसएस में उसको ऐड किया गया। ठीक है, इस तरीके से हम अपनी प्री की तैयारी करेंगे। साथ के साथ देखिए, क्योंकि आपको मेरा पैटर्न पता है, मैं हर सेक्शन के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं वो समझाती हूँ और बहुत ही लॉ को सिंप्लीफाइड तरीके से कराती हूँ। लेकिन अब क्योंकि ये बीएनएस है, ठीक है, आईपीसी है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज भी होंगे जो पूछे जाते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट केस लॉज है, लीडिंग केस लॉज होंगे, वो हम साथ के साथ हर सेक्शन में जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे वो कवर करेंगे। और हम बहुत ही चीजों को ऐसा एक्सपांड करके नहीं पढ़ेंगे, प्री के पर्सपेक्टिव से पढ़ने वाले हैं। क्योंकि अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो जो प्री है उसका सिलेबस अलग है, अगर आप मेंस में जाएंगे तो उसका सिलेबस अलग है। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताना कि क्या हमें प्री और मेंस की तैयारी दोनों एक साथ करनी चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो हमें प्री और मेंस की तैयारी दोनों एक साथ करनी चाहिए, लेकिन ज्यादा फोकस हमें प्री के पोर्शन पे रखना चाहिए जो प्री में पूछा जा रहा है। ठीक है, उसी तरीके से हम अपनी तैयारी करेंगे, कोई भी एस्पेक्ट को हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये हमारा रहा बीएनएस और आईपीसी। अगर उसके बाद में बात करूं बीएनएसएस, देखो स्टूडेंट, जो बीएनएसएस है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, या मैं बात करूं जो पहले इसको हम सीआरपीसी कहते थे 1973, ये वाला मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगी, चार्ट्स बनाकर, ठीक है, और टैबुलर फॉर्म में, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करके कैसे और लिंक करके एक बहुत ही अच्छी कमांड में आपकी डेवलप करूंगी। और ट्रस्ट मी, बीएनएसएस पर आपकी बहुत अच्छी कमांड होने वाली है। और वो पॉइंट जो अक्सर हम छोड़ देते हैं, हम उसको भी अच्छे से फोकस करके पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें प्रीलिमिनरी पूछा जा रहा है 1 से लेके 5 तक, जो क्रिमिनल कोड्स हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है। ठीक है, ऑफिसेस की बात की गई सेक्शन 6 से लेके 20 तक। और इसमें अगर आप देखेंगे तो बीएनएसएस में काफी चीजें ऐड की गई हैं जो सीआरपीसी में नहीं था। तो हमारा फोकस रहेगा कि जो चीजें ऐड की गई हैं वो कौन सी है। ठीक है, हम उसको और ज्यादा टाइम लगाकर पढ़ेंगे, क्योंकि वो ही हमारे क्या होंगे, वो ही हमें लीड कराएगी। फिर है पावर ऑफ कोर्ट्स सेक्शन 21 और सेक्शन 21 से लेकर सेक्शन 25 तक। फिर है अरेस्ट ऑफ पर्सन सेक्शन 35 से लेकर सेक्शन 62 तक। प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस सेक्शन 63 से लेकर 93। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड गुड बिहेवियर सेक्शन 125 से लेकर 129। ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स सेक्शन 144 से लेकर 147 तक। मेंटेनेंस फॉर पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी सेक्शन 152 से लेकर 167 तक। अब जैसे यहाँ पर बात की गई है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी, तो अब हम जाके ये देखेंगे कि बीएनएसएस में
अगर पब्लिक ऑर्डर ट्रैंक्विलिटी की बात की गई है तो बीएनएस में अगर इसको ऑफेंस माना गया है तो किस सेक्शन के तहत माना गया है, तो बीएनएस को, फिर बीएनएसएस को, और आईपीसी में उसका कहाँ प्रोविजन है और सीआरपीसी में उसका कहाँ प्रोविजन है, उसका मैं एक चार्ट बनाऊंगी जो आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी और मैं ये आपको मेक श्योर कर सकती हूँ कि हम बहुत ही स्मार्ट तरीके से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। जब मैंने आपको जेडी जेलो एग्जाम की तैयारी कराई तो आप स्टूडेंट को जो मेरा पैटर्न था वो बहुत पसंद आया और स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि मैम अब आप एपीओ की भी ऐसी तैयारी कराइए कि हमें लॉ पर बहुत अच्छी कमांड आ जाए। ठीक है, तो इसीलिए अब मैं लॉ, माइनर लॉज और जो हमारे मेजर लॉज हैं और जो लोकल लॉज हैं मैं पूरा उसको आपको कवर कराऊंगी। ठीक है, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा क्या होता है बीएनएसएस में, इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड द पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेक्शन 173 से 196। वहीं आप अगर सीआरपीसी में देखेंगे, देखो अगर आप अभी अपने पास बीआरएट लेकर बैठो और मार्क करते चलो जो ये मैं आपको बता रही हूँ कि प्री के लिए अभी ये है। ठीक है, ये सेक्शंस हमें करने हैं, ये पार्ट हमें करना है। जैसे प्रीलिमिनरी क्या है सीआरपीसी का 1 से लेके 5 तक वो हमें करना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट एंड ऑफिसेस, तो देखो सीआरपीसी बीएनएसएस और सीआरपीसी में दोनों में इसकी बात की गई, लेकिन बीएनएसएस में आप देखेंगे तो कुछ ऐड किया गया है, वो आपको पता है प्रोविजंस। ठीक है, तो हम मेन फोकस उस पर अपना कंसंट्रेट करेंगे। फिर उसके बाद वही पावर ऑफ कोर्ट्स जो कि बीएनएसएस में भी था, अरेस्ट ऑफ पर्सन 41 से लेकर 68 तक सब कुछ लिंक करके पढ़ने वाले हैं। प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस सेक्शन 61 से 90, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड गुड बिहेवियर सेक्शन 106 से लेकर 110 तक, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइव्स चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स सेक्शन 125 से 128, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी सेक्शन 133 से लेके 144 तक, इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट सेक्शन 154 से 176 तक। अगर आप देखेंगे तो जो प्रोविजन बीएनएसएस के हैं वही प्रोविजन इन लोगों ने क्या किया है, सीआरपीसी में भी पूछे हैं। ठीक है, उसी तरीके से कुछ कुछ सेक्शन अगर आप यहाँ पे देख रहे थे बीएनएस और आईपीसी में भी वही बात की गई थी, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा एक था वो भी हमें कवर करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, लिंक करके पढ़ेंगे, साथ के साथ जो इसके इंपॉर्टेंट केस लॉस होंगे हम वो कवर करेंगे और एक बहुत अच्छी कमांड इस पे डेवलप करेंगे बीएनएसएस पे। ठीक है, उसके बाद है बीएसए। बीएसए में बहुत कम पूछा जा रहा है। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का और इंडियन एविडेंस एक्ट, इसमें बहुत कम पूछा। एक तो प्रीलिमिनरी पूछा जा रहा है सेक्शन 1 से लेकर 2 तक, लेकिन इसका सेक्शन जो 2 है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, ये सेक्शन है 3 से लेकर 9 तक, 12, 13, फिर 22 से लेकर 24 तक, 26, सेक्शन 39 से लेकर 45 तक, 47 से लेकर 49 तक, और ओरल एविडेंस की बात करें तो 54 से 55 तक ये हमारा सिर्फ प्री में पूछा जा रहा है। वहीं अगर मैं इंडियन एविडेंस की एक्ट की बात करूं तो प्रीलिमिनरी में फिर वही 1 से लेकर 4 तक, बाकी रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स ऑफ और ओरल एविडेंस ये सारे सेक्शंस उसमें भी पूछे जा रहे हैं। 5 से 11, 14, 15, फिर 24 से 30, फिर 32, फिर 45 से 51, 53, फिर 53 है, 54, सेक्शन 59, 60। ठीक है, तो ये हमारा बीएसए में पूछा जा रहा है। इसमें भी हम वही चीज करेंगे, अपने बेयर एक्ट पर अच्छी कमांड लेकर आएंगे, इंपॉर्टेंट केस लॉस को साथ करेंगे, बाकी हर सेक्शन के साथ हम एमसीक्यू तो करते ही हैं। अब देखिए ये जो एससी एंड एसटी एक्ट है, ठीक है, 1989 का, ये अब ये बहुत ही क्या है, इसमें बहुत ही कम सेक्शंस पूछे जा रहे हैं, जैसे 1 से लेके 1 और 2 और 3 से लेके 9 तक। तो ये जब हम इसको प्री के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे ना, तो मैं इस तरीके से आपको इसको पढ़ाऊंगी कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, इतनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ हम इसको कवर करेंगे और एक कमांड इसमें डेवलप करेंगे। ठीक है, प्री के पर्सपेक्टिव से, साथ के साथ मैं आपको जब ये नोट्स प्रोवाइड करूंगी तो क्योंकि इसमें देखिए मेंस भी पूछे जाने वाला है, तो आपको इस तरीके से मैं याद करा दूंगी कि आपको रिटर्न में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद आर्म्स एक्ट 1959 में, ये भी बहुत छोटा सा, इसमें प्रीलिमिनरी सेक्शन 1 और 2, बाकी एक्विजिशन, पोजेशन, मैन्युफैक्चर, सेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ आर्म्स जो कि सेक्शन 3 से लेके 12 तक है, ये पूछा जाएगा। देखिए जेजे एक्ट, ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, इसमें प्रीलिमिनरी पूछा जा रहा है 1 और 2, बाकी जेजे बोर्ड के बारे में पूछा जा रहा है जो सेक्शन 4 से लेकर 9 तक है, और किसके बारे में पूछा जा रहा है, उसका प्रोसीजर क्या रहेगा। ठीक है, जो चाइल्ड क्या है इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है 10 से लेकर 26 तक, बहुत छोटा पार्ट पूछा जा रहा है। देखिए अगर मैं आपको एक बात बता देती हूँ, अगर आपने अच्छे से तैयारी अपनी आज से ही स्टार्ट कर दी, ठीक है, तो ट्रस्ट में 1 महीने के बाद आपका इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा जैसे आपका जेडी जेलो में हुआ था। जेडी जेलो में आपको पता है कि मैंने इतना शानदार तरीके से आपको तैयारी कराई थी, उसी के बाद से स्टूडेंट्स ने कहा कि मैम यही अप्रोच रखिए, हमें ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है,
देखिए मैं आपको एक बात बताऊंगी कि मैं बहुत ही पेशेंस से पढ़ाती हूँ, मैं बहुत ही जल्दबाजी करके नहीं पढ़ाती हूँ, ना ही मेरा ये पैटर्न है, ना ही मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है। अगर मेरे चैनल से 2 बच्चे भी पढ़ के अगर क्वालिफाई कर लेंगे तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है, क्योंकि जिनमें पेशेंस ही नहीं होगा स्टूडेंट का तो वैसे भी, ठीक है, इट डजंट मेक एनी सेंस कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। हमेशा सफलता उसी को मिलती है जिनमें पेशेंस होता है, ठीक है। तो आपको आसानी से चीजें मैं पढ़ाऊंगी, बस आपको ट्रस्ट रखना है। उसके बाद जैसे राजस्थान एक्साइज एक्ट है 1950, इसमें प्रिलिमिनरी में सेक्शन 1 पूछा जा रहा है और 3 से लेकर 7 तक। बाकी फिर कंट्रोल एंड एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, जो एक्साइज डिपार्टमेंट से रिलेटेड है वही 8 से लेकर 10 ए तक। और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ये जो एक्साइजेबल आर्टिकल्स होते हैं उसके बारे में बात की है सेक्शन 11 से लेकर 15 तक। ये जो मैं आपको लोकल लॉज बता रही हूँ ना, जैसे राजस्थान एक्साइज हो गया, ठीक है, राजस्थान एक्साइज एक्ट हो गया है, और उसके बाद जैसे कि ये तो लोकल लॉज हो गए पोक्सो वगैरह, जैसे ये हो गया आरपीई 1992 का, और ये आरपीई 2022 का, ये जो लोकल लॉज है इस पे मैं आपकी इतनी अच्छी कमांड डेवलप करूंगी कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और मैं आपको एक बात क्लैरिफाई कर देती हूँ, हमेशा माइनर लॉज, ठीक है, मतलब जो माइनर लॉज और लोकल लॉज होते हैं, अगर उस पर आपकी कमांड अच्छी हो गई तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपके एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि जो मेजर लॉ होता है उसपे ऑलमोस्ट सबकी कमांड बराबर रहती है, सब उतने ही एवरेज मार्क्स लेकर आते हैं। लीड वाइज स्टूडेंट करते हैं जो माइनर और लोकल लॉज को अच्छी कमांड बना के रखते हैं, तो मेरा जो प्रेफरेंस रहेगा वो माइनर और लोकल लॉज रहेगा। बाकी मैं साथ के साथ आपको मेजर लॉज भी कराती रहूंगी, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हमारा है पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट बहुत ही इजी है, इसमें सेक्शन 1 से लेकर 2 और 3 से लेकर 12 तक है। इसको ट्रिक से समझाऊंगी आपको, एक ट्रिक बताऊंगी, पूरा ही आपको पॉक्सो याद हो जाएगा। उसी तरीके से जितने भी एक्ट है सबको ट्रिक से बताऊंगी, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992, इसमें सेक्शन 1 से लेकर 8 तक पूछा जा रहा है, लेकिन साथ के साथ अब वो कह रहा है कि अब हम शेड्यूल से भी पूछेंगे, हम वो भी कवर करेंगे। फिर सेक्शन राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट, ये तो बात कर रहा है सिर्फ अनफेयर मीन्स की प्रिवेंशन की बात कर रहा है, ठीक है, कि आप हम उसको प्रिवेंट करेंगे, ये बात कर रहे हैं जो रिक्रूटमेंट में अनफेयर मीन्स है उसको प्रिवेंट करने की बात कर रहा है। 2022 का एक्ट है, सेक्शन 1 से लेकर 10 तक पूछे जा रहे हैं, शेड्यूल भी इसमें पूछा जाएगा 1 से लेकर 2 तक। बाकी अगर मैं बात करूं प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 की, इसमें सेक्शन 1, सेक्शन 2 जो डेफिनेशन क्लॉज है, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 6 पूछा जा रहा है। और मैं आपको एक बात क्लैरिफाई कर देती हूँ, मैंने इतने इतने स्टैंडर्ड लेवल के इसके नोट्स तैयार किए हैं, जैसे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट हो गया, आरपीई हो गया, जैसे मैंने बताया आपको माइनर लॉज और लोकल लॉज के, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा लॉ के बारे में है, ठीक है, मतलब जो लॉ के पूछा जाने वाला है क्वेश्चंस वो। उसके बाद हमारा पार्ट बी जनरल हिंदी, इसमें स्पेसिफाई कर दिया कि विलोम शब्द पूछेंगे, उपसर्ग पूछेंगे, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द पूछेंगे, संधि एवं संधि विच्छेद, अयादि, स्वर संधि और विसर्ग संधि को छोड़कर परिभाषिक शब्दावली, ठीक है, प्रशासनिक वाली जो अंग्रेजी से हिंदी में पूछी जाएगी, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि। जनरल हिंदी के लिए आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बेस्ट बुक बताऊंगी, ठीक है, कि जहां से आप पढ़ सकते हैं। साथ के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको साथ के साथ वो भी करवा दूंगी। रही जनरल इंग्लिश की बात, तो देखिए टेंसेस मैंने अपने यू नो अपने चैनल पर आपको पढ़ा दिए हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ाए हैं, क्योंकि आपको जेलों में भी इसकी तैयारी करनी थी, आरजेएस में भी अगर पूछा जा रहा है, क्योंकि टेंसेस बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट को परेशान करते हैं, तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको टेंसेस कराए हैं। तो जाके वीडियोस देख लेना, कोई भी एस्पेक्ट नहीं छोड़ा है। अगर टेंसेस से क्वेश्चन आपका बनता है तो आप गलत नहीं करके आएंगे। उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पूछा जा रहा है, डिटर्मिनर्स पूछे जा रहे हैं, prepositions, modals expressing various notions and concepts like obligation, request, permission, prohibition, intention, condition, probability, possibility, purpose, comparison, contrast and consension, etc. फिर है उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये सिर्फ जनरल इंग्लिश का पूछा जा रहा है। अगर मैं प्री की बात करूं तो लॉ से 70 मार्क्स का पूछा जाएगा, और अगर लैंग्वेज की बात करूं तो 15-15 मार्क्स दोनों के पूछे जाएंगे, मतलब 30 नंबर। तो और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, तो 70 नंबर ऑफ क्वेश्चंस लॉ से आएंगे और 15-15 इंग्लिश और हिंदी से आएंगे। कितना टाइम मिलेगा आपको, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी क्या है इस पर होगी, और आपका अगर आप रॉन्ग आंसर करेंगे तो आपके 1/3 क्या है मार्क्स जो है उस क्वेश्चन के लिए डिडक्ट हो जाएंगे। लेकिन क्या बोला, रॉन्ग आंसर शैल मीन एन इनकरेक्ट आंसर फॉर और मल्टीपल आंसर। तो ये हमारी क्या थी, प्री की बात थी, जो हमने प्री के लिए डिस्कस कर लिया अपना एपीओ का सिलेबस, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ मेंस के लिए। देखिए
अब ये है कि जो मेंस में पूछा जाएगा स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मेंस की सबसे अच्छी बात ये है कि आपको प्री का भी सिलेबस पता चल गया है, मेंस का भी पता चल गया, आपको डेट भी पता चल गई है। ज्यादा टाइम हमारे पास है नहीं, हम जल्दी जल्दी अपनी चीजों को कवर करेंगे, एक कमांड डेवलप करेंगे। ये भी बात कर रहा है, देखो अब मेंस में क्या है, लॉ 300 मार्क्स का पूछा जाएगा, लैंग्वेज ठीक है ये 50-50 नंबर की पूछी जाएगी। लॉ के पेपर के लिए आपको 3 घंटे मिलने वाले हैं और लैंग्वेज के पेपर के लिए आपको 2 घंटे मिलने वाले हैं। ठीक है, इसमें वही है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क आपको चाहिए 40% हर पेपर में, प्रोवाइडेड दैट परसेंटेज फिक्स एज अबव शैल बी रिलैक्स बाय। ठीक है, 5% रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप SC ST से है। अब देखिए इसका सिलेबस इसने वही बताया है जो प्री का था, वही सिलेबस है, लेकिन अगर जब आप इसके टॉपिक्स देखेंगे, अब इसके टॉपिक्स बढ़ गए हैं। अगर आप BNS देखेंगे तो अप्रोक्स सारा ही कवर किया है, कुछ पार्ट छोड़ दिया है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है 7 8th चैप्टर नहीं पूछा जा रहा, 9th नहीं पूछा जा रहा, 10th नहीं पूछा जा रहा, 11 12 13 14th नहीं पूछा जा रहा, 15 16th नहीं पूछा जा रहा, 17 18 19 20। ठीक है, तो ये सारे जो है चैप्टर्स पूछे जा रहे हैं। IPC में भी फिर वही है कि उसको चैप्टर 11 तक फिर जहां जहां फॉल कर रहे हैं वही वही चीजें पूछी जा रही है। BNSS में देखेंगे तो ऑलरेडी सब कुछ पूछा जा रहा है। ठीक है, कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जो नहीं पूछे जा रहे हैं, तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो साथ के साथ हम देखते हुए चलेंगे। CRPC में भी सेम वही है कि जो BNSS के सेक्शंस यहाँ फॉल कर रहे हैं। अब मैं बात करूं BSc की, तो देखिए BSc में भी कुछ कुछ मतलब मेजर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 नहीं पूछा जा रहा, 7 8 नहीं पूछा जा रहा, फिर 9 10 11 12। तो इंडियन एविडेंस का भी उसी को हम लिंक करके पढ़ेंगे। अब देखिए शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब SC ST जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट था, सेक्शन 1 से लेके 2 तक, 3 से लेके 9 तक, फिर कुछ स्पेशल कोर्ट से रिलेटेड भी पूछा जा रहा है, यहाँ पर चैप्टर 4A भी पूछा जा रहा है। तो अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, और प्री पे हम ज्यादा फोकस करते हुए चलेंगे। ठीक है, और मैं जो आपको नोट्स प्रिपेयर करके दूंगी वो इस तरीके से दूंगी कि आप मेंस के लिए अपने आप को तैयार रखेंगे। ठीक है, फिर ये हो गया हमारा आर्म्स एक्ट, जिसमें प्रीलिमिनरी सेक्शन 1 से लेके 2 तक पूछा जा रहा है। फिर वही एक्विजिशन पोजेशन वाला जो अभी हमने प्री में भी देखा था 3 से लेके 12, लेकिन अब क्या ऐड हो गया, पावर एंड प्रोसीजर 19 से लेके 24B तक, ऑफेंसेस एंड पेनल्टी सेक्शन 25 से लेके 33 तक, मिसलेनियस। फिर वैसे राजस्थान एक्साइज एक्ट का सिलेबस को बढ़ा दिया, पॉक्सो में भी ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर दिया इन्होंने। RPE 1992 में भी इन्होंने देखिए सेक्शन 8 तक पूछ ही लिया है, जबकि इसमें खाली 10 तक ही है। और अगर मैं इसमें बात करूं 2022 वाले में, तो इसमें सेक्शन 16-17 तक पूछे जा रहे हैं, ऑलमोस्ट सारा ही कवर कर लिया है। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, इसमें भी सेक्शन 12 तक पूछा, सेक्शन 17 तक पूछा जा रहा है JJ एक्ट में। ठीक है, सेक्शन 107 तक पूछा जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो फिर मेंस में तो ये ऑलमोस्ट हर चीज को कवर कर रहे हैं। फिर जनरल हिंदी की बात करें तो सिलेबस को थोड़ा सा चेंज कर दिया है प्री के अलावा। ठीक है, जो प्री में दिया गया था उसके अलावा ये चीजें बताई गई हैं। जनरल इंग्लिश में देखेंगे तो कुछ कुछ सेम है और कुछ कुछ अलग कर दिया, जैसे कि हो गया एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सब चीजें, फ्रेजल वर्ब्स, डिटर्मिनर्स। ठीक है, फिर पार्ट बी इसका बात करता है कॉम्प्रिहेंशन और प्रिसाइज राइटिंग की। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन होगा जो अनसिन जो पैसेज होते हैं 300 वर्ड के अप्रोक्सीमेटली, 5 क्वेश्चन होंगे बेस्ड ऑन द पैसेज और 1 क्वेश्चन बेस्ड ऑन वोकैबुलरी फ्रॉम द पैसेज। जैसे आपने 11th-12th में इंग्लिश की होगी ना, जो कॉम्प्रिहेंशन आता था उसमें, फिर टोटल 6 क्वेश्चन होंगे आर टू बी सेट ऑन द अनसिन पैसेज। ठीक है, फिर उसकी प्रिसाइज राइटिंग। पार्ट सी में अगर आप बात करेंगे तो कंपोजिशन एंड नोटिस राइटिंग आपको करना पड़ेगा, पैराग्राफ राइटिंग जो कि आपको अप्रोक्सीमेटली 250 वर्ड का करना होगा और जो नोटिस राइटिंग होगी वो अप्रोक्सीमेटली 100 वर्ड की होगी। तो गाइस आज क्या है, आज है 7 जुलाई, 8 जुलाई है आज। ठीक है, 2026। अगर हम बात करें तो हमारे पास मतलब अगर मैं बोलूं कि ज्यादा टाइम अगर बात की जाए तो देखिए जुलाई का ये ऑलरेडी मैं मानू तो 10 दिन निकल चुके हैं हमारे पास, जुलाई में सिर्फ 20 दिन है, और अगस्त, क्योंकि 2 सितंबर को तो आपका प्री का एग्जाम ही है। तो देखा जाए तो मतलब 45 डेज के अप्रॉक्स आप लगा लो, बीच में से आपका संडे भी होगा। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होंगी जब आप नहीं पढ़ पाएंगे। अब आप सोचो 45 डेज में अगर हमें ये सिलेबस कंप्लीट करना है तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ कैसे किया जाएगा, ये मैं आपको मेक श्योर करती हूँ कि मैं आपको
इसका सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। लेकिन मेरा मेन फोकस, मैं अभी बता रही हूँ, माइनर लॉज और लोकल लॉज पे रहेगा। पूरी अच्छी तरीके से आपकी कमांड डेवलप करी जाएगी। अगर आप ये मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ट्रिक्स के साथ स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, लॉ में कमांड डेवलप कराती हूँ, ठीक है। और माइनर लॉज और लोकल लॉज को तो मैं आपको बिल्कुल टिप्स पे याद करा दूंगी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपको अभी भी डाउट लग रहा है तो अपने चैनल पे जाके देखिए, वहां पे जाके आप कमेंट्स देखिए कि स्टूडेंट्स ने किस तरीके से तैयारी की है। साथ के साथ मैं टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करूंगी, और टेस्ट सीरीज में जल्दी लॉन्च कर दूंगी ताकि स्टूडेंट्स अभी से अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। अब बाकी आपका कोई भी सजेशन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर कोई भी इंक्वायरी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना इंक्वायरी नंबर डाल दूंगी, आप वहां से इंक्वायरी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम इतना ही रखते हैं। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही जल्दी लेकर आऊंगी और हम अपने एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। और एक सीट, हर स्टूडेंट को ये सोचना है कि क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी है तो मुझे अपनी एक सीट को क्या करना है, अपने लिए पक्का करना है, रिजर्व करना है। एक सीट चाहिए, कितनी भी वैकेंसीज हो, मुझे अपने लिए एक सीट चाहिए, ठीक है। और आई एम हेयर फॉर यू टू मेक योर प्रिपरेशन बेस्ट। Okay guys, so that's all for today. Bye bye, take care.